हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू राज बायो क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में निषेचन पढ़ लिए थे और निषेचन में आंतरिक निषेचन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए उसी में आगे इसी चैप्टर में जीवों में जनन में चैप्टर है, उसी में आता है निषेचन पश्चात की घटनाएं, यानी जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद कौन सी घटनाएं होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या कहता है निषेचन पश्चात की घटनाएं, यानी इसको इंग्लिश में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ये घटनाएं निषेचन क्रिया अथवा युग्मनज यानी जायगोट बनने के बाद होती है। जाहिर सी बात है, उसका देखिए निषेचन का पश्चात युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है। ठीक है, उसके बाद भ्रूण जब बनता है तो उसके बाद देखिए युग्मनज के बारे में अब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद देखिए युग्मनज के बारे में हम जानते हैं, कहता है कि युग्मनज जायगोट सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक संलयन के पश्चात द्विगुणित जायगोट बनाता है, यानी बनता है। तब बाह्य निषेचन यानी बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है। तो बाह्य माध्यम जैसे जल ले लीजिए। ठीक है, इसके विपरीत आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण मादा जीवधारी के शरीर के भीतर होता है, यानी अगर बाह्य करता है तो शरीर के बाहर होगा। तो जैसे पानी में जल माध्यम में ले लीजिए मेढक उडक, ठीक है, मेढक मछली। उसका इसके विपरीत जैसे कि मादा शरीर हो गया, पुरुष मेल और फीमेल मिलके जब निषेचन की क्रिया करते हैं तो ये निषेचन जो होता है उसके बाद युग्मनज का जो निर्माण होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए युग्मनज के बाद हम जंतुओं में भ्रूणोद्भव के बारे में बात करते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस इन एनिमल्स। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जायगोट से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस प्रक्रिया में जायगोट में समसूत्री विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण सेल डिफरेंशिएशन होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के निश्चित समूह बनते हैं जो विभिन्न ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों की रचना करते हैं। ठीक है, इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। और मानव शरीर कई कोशिकाओं से मिल, देखिए मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, पहले बहुत सारे कोशिकाएं मिलके अंग बनाते हैं और कई सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, और कई सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं और कई ऊतक मिलके एक अंग का निर्माण करते हैं और कई अंगों के मिलने से मानव शरीर या किसी भी जीव का निर्माण होता है। ठीक है, उसी में अब हम जीवों में भ्रूणोद्भव पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जीवों में भ्रूणोद्भव कहने का मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें देखिए जैसे कि प्राणियों में भ्रूणोद्भव बाह्य होता है या आंतरिक होता है। ठीक है, तो इस आधार पर यानी इस आकार पर उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब दो वर्गों में विभाजित किया जाता है तो हमारे मन में सवाल उठ जाता है कि दो वर्ग आखिर कौन कौन से होते हैं। तो दो वर्ग देखिए, एक होता है अंडप्रजक, यानी इसको हम ओविपेरस कहते हैं, और दूसरा होता है सजीव प्रजक, यानी इसको हम इंग्लिश में विविपेरस कहते हैं। तो अब हम एकाएक की बात करते हैं कि अंडप्रजक यानी ओविपेरस क्या है। तो चलिए आपके सामने आ चुका है अंडप्रजक यानी ओविपेरस। अब ओविपेरस में देखिए क्या होता है कि ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं वह अंडप्रजक कहलाते हैं। जाहिर सी बात है, जो प्राणी अंडे से जन्म लेते हैं उसे अंडप्रजक कहते हैं। तो इस प्रकार के जीव का विकास निषेचित तथा अनिषेचित अंडों से होता है। जैसे पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के जीव अपने अंडे सुरक्षित स्थान पर देते हैं। इनके अंडों के ऊपर कैल्शियम युक्त कवच होते हैं। ठीक है,
तो देखिए, तो कैल्शियम युक्त उसके जो देखते रहिएगा अंडा में जो ऊपरी सतह जो होती है, परत जो होती है, वो जिसको हाँ छिलका कहते हैं, वो ना कैल्शियम से बना होता है। तो कैल्शियम युक्त कवच होता है जो उन्हें सुरक्षित बनाए रखने में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी मदद करता है। और एक निश्चित निषेचन अवधि के पश्चात, यानी एक उसका फिक्स समय होता है, तो उस समय के पश्चात तो उस फिक्स समय के पश्चात हैचिंग द्वारा नए शिशुओं का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सजीव प्रजक बेबी पेरस क्या होता है कि ऐसे जीव जिनके शरीर के भीतर जायगोट का विकास होता है और मादा में प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को जन्म दिया जाता है, वैसे जीव को सजीव प्रजक कहते हैं। उसका देखिए अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक वाले प्राणियों में उत्तरजीविता की दृष्टि से सजीव प्रजक जीवों में उत्तरजीविता की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इन प्राणियों में भ्रूण विकास मादा शरीर के अंदर होता है। यहाँ वह अधिक सुरक्षित वातावरण में विकसित होता है। अंड प्रजक जीवों में उत्तरजीविता को सबसे बड़ा खतरा पक्षियों तथा असुरक्षित वातावरण से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पुष्पी पादपों में भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रायोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है कि पुष्पीय पादपों में जायगोट अंडाशय के अंदर बनता है। पुष्प के सहायक अंग जैसे बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज प्रायः सूख कर गिर जाते हैं, साथ ही पुंकेसर भी गिर जाते हैं, लेकिन स्त्री केसर पादप से संलग्नित ही रहता है। अंडाशय के अंदर जायगोट भ्रूण में तथा बीजांड बीज में परिवर्तित होकर फल भित्ति में परिवर्तित होता है। फल भित्ति तथा बीजों की सुरक्षा का कार्य करता है। परिपक्व बीज विकिरण के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों के मिलने पर अंकुरित होते हैं। अंकुरण के पश्चात बीज नए पौधों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, इसी में एक और टॉपिक है कि लैंगिक जनन के महत्व, यानी उसी में सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे लाभ क्या होते हैं। जैसे देखिए, पहला लाभ है कि लैंगिक प्रजनन के दरमियान जनसंख्या के विभिन्न प्राणियों के बीच जीन का स्थानांतरण होता है। इससे उत्परिवर्तन या विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद देखिए दूसरा में कि लैंगिक प्रजनन के दरमियान उत्पन्न हुई विभिन्नताएं विकास का आधार बनती है। और तीसरा लाभ है कि लैंगिक प्रजनन के कारण कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, अब चौथा लाभ की बात करते। उसके बाद देखिए कहता है कि लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीवों को बदलते हुए परिस्थितियों के अनुकूलन में सहायक होती है, जिससे ये प्रतिकूल वातावरण में रहने योग्य होती है। और पांचवा है कि लैंगिक प्रजनन के दरमियान जीन का पुनर्संयोजन होने से जनसंख्या में ओज एवं जीवन शक्ति बनी रहती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा नोटबुक बनाते चलिएगा, तैयार करते चलिएगा। ठीक है, अब इसी में हम हानि से लैंगिक जनन से होने वाले हानि के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या कहता है, हानि मतलब डिसएडवांटेज, यानी इसको हम लॉस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज, हानि। यानी देखिए पहला हानि क्या होता है इसे कि लैंगिक प्रजनन एक धीमी क्रिया है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार के प्रजनन में दो जनक भाग लेंगे तभी जाकर के लैंगिक जनन संपन्न होगा। और तीसरा है कि निषेचन की क्रिया संयोग से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट की बात, उसके बाद देखिए चौथा में है कि उच्च स्पर्धात्मक जीवन संघर्ष के कारण निम्न आनुवंशिक संगठन वाले प्राणी समाप्त हो जाते हैं और इसके लिए कई स्रोतों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ, जीवों में जनन। और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इससे पहले इसका कुछ हम ऑब्जेक्टिव और कुछ क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।